मर्सिलीज के करीब समंदर में वाक़ शाटू डीफ का किला था। ये एक तारीक और खौफनाक जगह थी जहाँ के हुजरे ज़मीन से कई फीट नीचे बने हुए थे। एडमंड को एक तंग और तारीक कोठरी में डाल दिया गया। चारों तरफ सिर्फ पत्थर की दीवारें थीं जिन पर नमी के कतरे जमे हुए थे। हवा में सड़ानत और गंदगी की बदबू थी। एक कोने में बोसीदा सी चारपाई पड़ी थी और दरवाजे के पास एक पुरानी बाल्टी रखी थी। पहले ही दिन एडमंड ने दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे बेकसूर होने का सबूत देने दो, ये सब गलत फहमी है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ समताटा था। दिन गुजरते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। एडमंड ने गिनना छोड़ दिया कि उसे कितना अरसा हो चुका है। वो रोज़ाना दरवाजे पर दस्तक देता, चीखता चलाता, लेकिन कोई नहीं आता था। सिर्फ एक जेलर रोज़ाना इसके लिए रोटी और पानी लाता था, लेकिन वो भी एक लफ्ज़ बोले बगैर चला जाता था। एक दिन एडमंड ने फैसला किया कि वो खुदकुशी कर ले। उसने अपने कपड़े फाड़कर रस्सी बनाई और छत से लटकने की कोशिश की। लेकिन अचानक इसके जहन में मैरकिडीज का चेहरा उभरा और उसके बाप की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, इसने खुद से कहा, मैं मर नहीं सकता, मुझे जिंदा रहना है, मुझे इंसाफ के लिए लड़ना है। उसी रात उसने एक आवाज़ सुनी, हल्की सी, ज़मीन के नीचे से आ रही थी। कौन है? एडमंड ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, शायद इसका वहम था। लेकिन अगले दिन फिर वही आवाज़ आई, हाय की ज़्यादा वाज़ेह थी। तुम कौन हो? एक बूढ़ी कमज़ोर आवाज़ आई। मैं एडमंड डेंट्स हूँ। तुम कौन हो? मैं अभी फारी हूँ, मैं इतालवी पादरी हूँ। एडमंड का दिल धड़क उठा। आखिरकार कोई तो है जो बात कर सकता है। तुम यहाँ कब से हो? एडमंड ने पूछा। 7 साल हो गए हैं, अभी फारी ने जवाब दिया। और तुम? मुझे नहीं मालूम, शायद 1 साल, शायद 2। वक्त का कोई एहसास नहीं रहा। अभी फारी ने कहा, तुम्हें हौसला रखना चाहिए। मैंने एक सुरंग खोदनी शुरू की है, शायद हम मिल सकें। यह सुनकर एडमंड में नई उम्मीद जाग उठी। अगले कई महीने एडमंड और अभी फारी ने एक दूसरे से बातचीत जारी रखी। अभी फारी ने एडमंड को रियाजी, तारीख, फ़लसफ़ा और ज़ुबानों की तालीम दी। एडमंड ने जल्द ही अंग्रेज़ी, इतालवी और स्पेनी ज़ुबानों पर अबूर हासिल कर लिया। एक दिन अभी फारी ने कहा, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मेरी सुरंग तकरीबन तैयार है। एडमंड बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। आखिरकार एक रात उसे अपनी कोठरी की दीवार के पीछे से आवाज़ आई, एडमंड, मैं आ गया हूँ। दीवार का एक पत्थर हिला और एक बूढ़ा शख्स बाहर निकला। वो लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला था, इसकी आँखें गहरी थीं लेकिन चमक रही थीं। अभी फारी, एडमंड ने खुशी से कहा। वो दोनों गले मिले। ये एडमंड के सालों में पहला इंसानों वाला लम्हा था। अभी फारी ने बताया कि वो नेपोलियन के हामी थे और इन्हें सियासी वजूहात की बना पर कैद कर दिया गया था। लेकिन तुम्हारी कहानी सुनाओ एडमंड, तुम यहाँ कैसे आए? एडमंड ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, इसकी तरक्की, इसकी मंगनी और फिर इसकी गिरफ्तारी। अभी फारी ने गौर से सुना, फिर कहा, तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई थी। तुम्हारे 3 दुश्मन थे। 3? एडमंड ने हैरत से पूछा। मैं तो सिर्फ डेंगलर्स और फर्नंड को जानता हूँ। तीसरा वो शख्स था जिसने ख़त लिखा। अभी फारी ने कहा, वाइले फोर्ट के एहलकार ने। उसका नाम? वोडी वाइले फोर्ट था। यह सुनकर एडमंड की आँखें चौड़ी हो गईं। लेकिन क्यों? मैंने तो उसे कभी देखा तक नहीं। सियासत, मेरे बेटे, अभी फारी ने कहा। शायद उसे डर था कि तुम इसके उहदे के लिए खतरा बन सकते हो। एडमंड ने अपने हाथों को मटियों में बंद कर लिया। और मेरे बाप, मैरकिडीज, उनका किया हवा? अभी फारी ने उदासी से जवाब दिया, मेरे बेटे, तुम्हें हकीकत कबूल करनी होगी। तुम्हारे बाप शायद जिंदा ना हों, और तुम्हारी मंगेतर। वक्त गुजरने के साथ एडमंड की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैरकिडीज ने वादा किया था कि वो मेरा इंतज़ार करेगी। अभी फारी ने इसका हाथ थामा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें उनसे बदला लेना है। उसी लम्हे इन्होंने जेलरों के कदमों की आवाज़ सुनी। जल्दी, अभी फारी ने कहा, मुझे वापस जाना होगा। वो जल्दी से सुरंग में वापस लौट गया। अगले दिनों में अभी फारी रोज़ाना एडमंड से मिलने आया। इसने न सिर्फ इल्म सिखाया बल्कि उसे ज़िंदगी के बारे में भी समझाया। एक दिन अभी फारी ने कहा, एडमंड, मैं बीमार हूँ। मेरा वक्त करीब आ रहा है। नहीं, एडमंड ने एहतजाज किया, आप ठीक हो जाएंगे। अभी फारी ने मुस्कुरा कर कहा, मौत से डरो मत। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ।
اس نے اپنے کپڑوں میں سے ایک پرانا کاغذ نکالا۔ یہ لے لو، یہ مونٹی کرسٹو جزیرے کا خزانہ ہے۔ خزانہ؟ ایڈمنڈ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ اسپراڈا خاندان کا خزانہ ہے، میں اس کا واحد وارث ہوں، اب میں یہ تمہیں دے رہا ہوں۔ ایڈمنڈ نے انکار کیا۔ نہیں، یہ آپ کا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں بچا ایڈمنڈ، ابی فاری نے کہا، تم اس خزانے کو استعمال کرنا، تمہیں انصاف کے لیے لڑنا ہے۔ ایڈمنڈ نے روتے ہوئے کاغذ لے لیا۔ اگلی صبح جب جیلر آیا تو اس نے ابی فاری کی لاش دیکھی، وہ خاموشی سے مر گیا تھا۔ جیلروں نے لاش کو کفن میں لپیٹا اور باہر لے جانے لگے۔ اسی لمحے ایڈمنڈ کے ذہن میں ایک خیال آیا، وہ جانتا تھا کہ جیلر لاشوں کو سمندر میں پھینک دیتے تھے۔ اس نے خود کو ابی فاری کی لاش میں بدل لیا، اس نے کفن کو اپنے اوپر لپیٹ لیا اور خاموش ہو گیا۔ جیلر آئے اور بے احتیاطی سے لاش کو اٹھا کر لے گئے۔ انہیں شک تک نہ ہوا کہ وہ ایڈمنڈ کو لے جا رہے ہیں۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے لاش کو پانی میں پھینک دیا۔ ایڈمنڈ نے خود کو آزاد محسوس کیا، وہ تیرتا ہوا ایک قریب کے جزیرے تک پہنچا۔ آزادی، آخرکار! لیکن اسے ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ باہر کی دنیا میں کتنا وقت گزر چکا ہے۔ وہ ایک ماہی گیر کے جہاز پر سوار ہوا اور مرسیلیز واپس آیا۔ شہر بدل چکا تھا، لوگ بدل چکے تھے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے پرانے گھر کی طرف رخ کیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، گھر خالی تھا۔ پڑوسی نے بتایا بوڑھے ڈنٹس کا انتقال ہو گیا، غربت اور بیماری نے انہیں مار ڈالا۔ ایڈمنڈ کا دل ٹوٹ گیا۔ اور میرکیڈیز، وہ فرننڈ مونڈیگو سے شادی کر چکی ہے۔ یہ سن کر ایڈمنڈ کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی، اب اسے سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ وہ مونٹی کرسٹو جزیرے کی طرف نکلا، وہاں اسے وہ خزانہ ملا جس کے بارے میں ابی فاری نے بتایا تھا۔ اب ایڈمنڈ ڈنٹس مر چکا تھا، اس کی جگہ ایک نیا شخص پیدا ہوا تھا، دی کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو۔ اور اس کا مقصد صرف ایک تھا، بدلہ۔ جاری ہے۔